किसान भाइयों नमस्कार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, यह केवल किसी कवि की कल्पना नहीं बल्कि बहुत वर्षों से हमारे देश का सच रहा है। पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में जनसंख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और जनसंख्या की बढ़ती हुई खाद्य समस्याओं को दूर करने के लिए आपने भी बहुत सी मेहनत की है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए कृषि संबंधी तकनीकी एवं सामयिक जानकारियों के साथ साथ विशेषज्ञों की सलाह भी लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अंक की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि की कुछ मुख्य खबरें। 1 जून को केरल आएगा मानसून, हरी खाद फसल बुआई की तैयारी, गर्मियों में खेतों की गहरी करें जुताई, 25 मई से कृषि महोत्सव का आयोजन, पपीते की उन्नत खेती। भारतीय कृषि की जीवन रेखा, मानसून केरल में 1 जून को तय समय पर आएगा। भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में इस वर्ष सामान्य से कम बारिश का अनुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का आगमन सामान्य दिख रहा है। इसमें 2 से 3 दिन की देरी हो सकती है। अब तक बारिश के आगमन में कोई देरी नहीं हुई है। अल नीनो के कारण मानसून सामान्य से कम स्तर पर रहने की आशंका है। बारिश का समय से आना खरीफ की बुआई के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में 70% कुल सालाना बारिश दक्षिण पश्चिमी मानसून सत्र के दौरान होता है। साधारणतया असंचित क्षेत्रों में खरीफ मौसम की हरी खाद देने के लिए मानसून के प्रारंभ में होते ही बुआई प्रारंभ कर देना चाहिए, जबकि सिंचित क्षेत्रों में इसकी बुआई अप्रैल मई माह में कर देना चाहिए। हरी खाद का उचित फसल का चुनाव उच्च हन भूमियां, निचली भूमियां, भारी एवं क्षारीय भूमियां आदि के अनुसार करना चाहिए। जैसे धान की निचली खेतों में खरीफ मौसम में हरी खाद की फसल के रूप में ढेंचा की बुआई करनी चाहिए। इस प्रकार भारी एवं क्षारीय भूमियों में हरी खाद की सहनशील फसलें जैसे सेंजी, बरसीम एवं ढेंचा की फसल का चुनाव करना चाहिए। हरी खाद की फसलों की बीज की दर 30 किलोग्राम, ढेंचा 35, ग्वार 25, लोबिया 60, मटर 60, सेंजी 30, बरसीम 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। कृषकों को सलाह दी गई है कि मानसून के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए अभी से उपाय करना चाहिए। उन्नत तकनीकियां अपनाकर कृषक भाई फसलों से कम वर्षा में भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। कृषक भाई रबी फसल कट चुकी खेतों की गहरी करें जुताई। खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 30 सेंटीमीटर गहराई तक करें, ताकि ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर आ सके। जो किसान भाई गहरी जुताई नहीं करा सकते, वह पंजा कल्टीवेटर से जुताई कर सकते हैं। गहरी जुताई करने से सूर्य के तापमान से मृदा का प्राकृतिक उपचार हो जाता है। मिट्टी का तापमान वातावरण के तापमान से हमेशा 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहता है। खेत की गहरी जुताई करने से उसमें उपस्थित हानिकारक कीटों के अंडे, प्यूपा एवं रोगों के रोगाणु जनक जैसे फफूंदी, नेमेटोड आदि मिट्टी के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जो कि अधिक तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार मिट्टी में उपस्थित खरपतवारों के बीजों की अधिक तापमान के कारण अंकुरण क्षमता भी कम हो जाती है तथा मेता और कांस जैसे खरपतवार अधिक तापमान के कारण सूख जाते हैं। कृषकों को उन्नत तकनीकी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 25 मई से 15 जून तक 20 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संचालक कृषि मोहनलाल मीणा ने बताया है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृषि महोत्सव के दौरान कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ता एवं कृषि वैज्ञानिक किसानों की खेती की उन्नत तकनीक की जानकारी देंगे। किसान अपनी खेती संबंधित समस्याओं का निराकरण भी वैज्ञानिकों से करा सकेंगे। संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसलों की कृषि कार्यमाला में जैविक खेती को विशेष महत्व दिया जाएगा। कृषि महोत्सव का राज्य स्तरीय शुभारंभ इंदौर के आगामी 25 मई को विशाल 3 दिवसीय कृषि मेले के साथ किया जाएगा। पपीता एक सदाबहार औषधीय फल है, जिसे सभी जलवायु वाले क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में
पपीते की खेती किसानों के द्वारा की जाती है। पपीते की फसल 15 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। बलुई दोमट तथा उचित जल निकासी वाले भूमि पपीते के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। खेत की अच्छी तैयारी करने के पश्चात पपीते की उन्नत किस्मों को ही लगाना चाहिए। पपीते की प्रमुख उन्नत किस्में कुर्ग हनी ड्यू, सूर्या, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, पूसा मेजेस्टी, ताइवान एवं कोयम्बटूर 1 से 7 तक अधिकाधिक उत्पादन देने में सक्षम है। पपीते की नर्सरी जून से जुलाई महीने में डालना चाहिए। इसका खेतों में रोपण सितंबर माह में उपयुक्त रहता है। किसान भाइयों, ये तो थी कृषि की मुख्य खबरें। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, सदियों से हम रासायनिक खेती तो कर ही रहे थे, पर इस रासायनिक खेती से कुछ नुकसान भी हैं। इसलिए हमारे कुछ किसान भाई जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैविक खेती किस तरह से करें व इससे हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, आइए लेते हैं इसी विषय पे कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ ML दिलवारिया। मैं आपको जैविक खेती के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे किसान भाई हमेशा ये जैविक खेती करना चाहते हैं। और जैविक खेती क्या है? जैविक खेती एक परंपरागत खेती है जिसमें किसी प्रकार का आपका रासायनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया जाता है। अपने ही जो संसाधन रहते हैं, फसल है, जानवरों का जो आपका गोबर, मलमूत्र वगैरह है, उसी से जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाए जाते हैं, वही एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक खेती उसी को कहा जाता है। अभी वर्तमान में अपन ने पिछले उसमें रासायनिक खाद का उपयोग इसलिए किया था कि अपने पास अनाज की कमी थी, लेकिन आज की तारीख में अपने पास अनाज की इतनी उपलब्धता है कि अपन वापस अपनी ऑर्गेनिक खेती को उपयोग करना चाहिए। यही हमारा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है। और अधिक से अधिक जितने भी संपन्न किसान हैं, उन्होंने कई जगह, कई ब्लॉकों में, कई विकास खंडों में, आपके छोटे छोटे फलियों में जैविक खेती को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है और शासन से उन्होंने काफ़ी लाभ भी लिया है। क्योंकि जैविक खेती करने से आपकी जो पॉइजन वाली पोजीशन है, स्लो पॉइजन वाली पोजीशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इसका सबसे अच्छा सिद्धांत यही है कि इसमें आपकी उर्वरा शक्ति कायम रहती है। उर्वरा शक्ति के साथ साथ उसमें वायु संचार का उसमें पूरा समावेश रहता है। और वायु संचार के साथ साथ आपका कीट व्याधियों का प्रकोप भी उसमें कम होता है। और एक सफल और सस्ती और सामूहिक खेती है। और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि किसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करती। आज की तारीख में जैसे अपन DAP खरीदने जाते हैं तो उसका 1200-1300 रुपये का रेट चल रहा है। यूरिया का देखो तो आप 300 से 400 चल रहा है। आपका इसका सुपर का देखिए तो आपका 300 के करीब रेट चल रहा है। तो काफ़ी मेहनत, काफ़ी महंगा खेती का धंधा हो रहा है। और जैविक खेती इतनी सस्ती पड़ रही है कि आप जो भी चीज़ का उत्पादन करेंगे उसमें आपको अधिक से अधिक लाभ
लाभ होगा, अधिक से अधिक लाभ के साथ आपको एक प्योरिटी मिलेगी, उसमें आपको प्योरिटी के साथ साथ उसमें आपको मार्केट भाव भी अच्छा मिलेगा। जस्ट जैसे सोयाबीन का भाव मान के चलिए आज की तारीख में रासायनिक खाद से डाला हुआ जो सोयाबीन है वो मार्केट में बेचने जा रहे हैं, तो एक अप्रॉक्सीमेट देखें, लगभग अपन उसका अनुमान वो लगाएं तो उसमें 4 से 5 हज़ार रुपये या 3 हज़ार रुपये कुंटल के करीब मिलता है। लेकिन किसान भाइयों को ये पता लग जाता है कि फलाने किसान ने जैविक खेती का उत्पादन किया है, तो ऑलरेडी आपके घर पे ही आकर वो उस जैविक खेती के उत्पादन को परचेज करेंगे और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि आपका जो मंडी रेट है उसमें कम से कम 5 से 10% एवं रेट पे वो खरीद के ले जाएंगे। और इसी तरीके से इसका एक जैविक रजिस्ट्रेशन भी होता है। यहाँ पर हमारे इसमें मध्य प्रदेश में जैसे भोपाल में आपका भोपाल में भी आपका ये जैविक प्रशिक्षण केंद्र भी है और जैविक टेस्टिंग के लिए एक हमारा पूरा एक ऑफिस खुला हुआ है, वो इसका पूरा रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात उसका जितना भी उत्पादन आता है वो उस उत्पादन को बेचने की पूरी श्योरिटी वहाँ पर देता है। इससे उनको काफ़ी उत्पादन में लाभ होता है, इनकम ज़्यादा होती हैं और किसान काफ़ी संपन्न रहता है। तो किसान भाइयों से मेरा पुनः अनुरोध ये है कि जैविक खेती के जितने भी कंपोस्ट हैं, आपका जैसे बर्मी कंपोस्ट है, नाडेप है, हरी खाद है, इस तरीके का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा है और कम कीमत में अधिक उत्पादन हो। हरी खाद में भी कोई विशेष वो नहीं है, आपका जैसे भी आप सन लगाते हैं, सन लगाने के पश्चात जैसे ही आपकी 20-25 दिन की आ जाती है वो सन, उसको आप उसको आप पलट दीजिए। ज़मीन के अंदर पलटने से उसमें सारे आपके न्यूट्रिएंट्स समावेश हो जाते हैं। उसके पश्चात आप अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, नकदी फसलों में मक्का का एक अपना ही स्थान है। मक्का की उन्नत खेती किस तरह से करें व इसकी कौन कौन सी नई प्रजातियां हैं, आइए लेते हैं इसी विषय पे कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पराडकर, जो कि कृषि वैज्ञानिक है। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम मक्का फसल की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम स्पेशलिटी कॉर्न कहते हैं या विशेष गुणवत्ता वाली फसल, या दूसरे अर्थों में कहें कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो मक्का हम उत्पादन लेते हैं उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन मक्का के किस्मों में या उस फसलों में मुख्य रूप से है बेबी कॉर्न, शिशु मक्का, मीठी मक्का जिसको हम स्वीट कॉर्न कहते हैं, और लाही वाली मक्का जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं। एक और मक्का है जो गुणवत्ता वाली मक्का की बात हम करते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन में। और भविष्य में जैसे तेल वाली मक्का, आपकी स्टार्च वाली मक्का या बैगनी मक्का, जो कि इनकी फसल की पद्धति अपने बीच में या किसान भाई नहीं लगा रहे हैं, परंतु लाही की मक्का, शिशु मक्का और स्वीट कॉर्न या मीठी मक्का, ये 3 फसलें किसान भाइयों के बीच में प्रचलित में आ रही है। इसका उत्पादन किसान भाई ले रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि हम बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न लेते हैं तो निश्चित रूप से उन किसान भाइयों के लिए जिनको अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति करनी है और दूसरे 2 उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। एक तो पैसा कम समय में प्राप्त करना, दूसरा हरे चारे की व्यवस्था। इन फसलों की मतलब यदि आप लेते हैं तो 2 अर्थों में आप फायदे में जाते हैं। पहले ये समझें हम कि बेबी कॉर्न क्या है। बेबी कॉर्न का मतलब ये है, पहले तो ये समझ लीजिए कि बेबी कॉर्न की फसल कितने दिन की है। तो बेबी कॉर्न की फसल मुश्किल से 60 से 65 दिन में आप इसको बोनी करके और कटाई करके और शिशु मक्का निकाल कर सब्जी के रूप में बेच सकते हैं। और जब हम बेबी कॉर्न निकाल लेंगे तो जो हरा चारा होगा वो दुधारू पशुओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि किसान भाइयों के लिए कि जो पशुपालक हैं या दूध वाला व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको चारा का चारा
और जो दूसरी विधा है जैसे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न यदि आप ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इधर से आपको अलग आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो गई और दूसरा हरे चारे की उपलब्धता पूरी की, क्योंकि बेबी कॉर्न आपका 50 दिन से शुरू हो जाएगा, 50-55 दिन से, और 65 दिन तक चलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सब्जी के हिसाब से मक्का निकालते जाइए और जिस पौधे का हमने शिशु या बेबी कॉर्न निकाल लिया है उसका हरा चारा अपने घर के उपयोग में ले आइए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 1 एकड़ में लगाना चाहते तो मैं आपसे कहूँगा कि 1-1 पाव एकड़ के 4 क्षेत्र प्रखंड बना लें और 7-7 दिन के अंतर से आप उसकी बोनी कर दीजिए। तो पहले 7 दिन वाला जो शिशु मक्का निकलता जाएगा, हरी चारे की पूर्ति की जाएगी। तो ऐसा आप 2 महीने तक इस 1 महीने की मतलब 1 एकड़ से 2 महीने तक हरी चारे की व्यवस्था हो जाएगी और साथ में निकलने वाला जो शिशु मक्का है वो आपके घर चलाने के लिए बहुत काम में आएगा। अब इसको शिशु मक्का को निकालते कैसे हैं? बस करना आपको ये है कि जब हमारी फसल माझर की अवस्था में आती है, माझर का मतलब ऊपर में जो तुर्रा आ जाता है वो, और जैसे भुट्टा आता है इसको पॉलिनेशन के या परागन के पहले यदि हम तोड़ के अलग कर देते हैं और बीज की जो पीत है जिसको हम गुल्ली कहते हैं यदि उसको निकाल लेते हैं तो ये बेबी कॉर्न कहलाता है और इसका बाज़ार मूल्य है 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चला जाता है, जिसमें कि बहुत सारे सब्जियों की गुणवत्ता वाली सब्जी इससे बनाई जा सकती है। खास करके आज जो वैश्विक बाज़ार है जिसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, इसमें बहुतायत रूप में इसको उपयोग किया जाता है, परंतु हम उसकी बात नहीं करें, हम तो घर के गुणवत्ता वाले खाने की बात हम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा किसान भाई घर में हरे चारे के साथ साथ में गुणवत्ता वाला खाना अपने घर में अपने बच्चों को, परिवार को खिला सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 दिन में आपकी फसल कट के अलग हो गई, बेबी कॉर्न में आपने पैसा निकाल लिया और हरे चारे का आपने पशु के लिए उपयोग कर लिया। वैसी ही दूसरी फसल है इसमें स्वीट कॉर्न की या मीठी मक्का की। मीठी मक्का की फसल के लिए कुछ किस्म अलग आती है जिसको हम शुगर 75 और अभी बहुत सारी किस्में आ रही है जिसका कि आप मीठी मक्का के रूप में उपयोग कर सकते हैं। शिशु मक्का के लिए 2-3 किस्में हैं, मैं आपको बताना थोड़ा बीच में रह गया था। जवाहर मक्का 216 से भी आप बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि इस जाति में जिसको हम मल्टी क्रॉप नेचर जिसको हम कहते हैं कि एक पौधे पर 2 से ज़्यादा भुट्टे आना, ये बेबी कॉर्न के लिए अच्छा साइन माना जाता है, अच्छा गुणवत्ता माना जाता है। तो 200 जवाहर मक्का 216 में भी 2 से ज़्यादा भुट्टे आते हैं। तो आप आवश्यकता अनुसार शिशु मक्का निकालते जाए तो जो बाद वाला भुट्टा है वो शिशु कॉर्न की अवस्था में आके उसको तुड़ाई करके 3 से 4 तुड़ाई कर सकते हैं। वही स्वीट कॉर्न की बात कर रहा था मैं, आज प्रचलन में शुगर 75 ये बहुत प्रचलन में, किसान भाई बड़े जोश में इसको लगा रहे हैं और उत्पादन ले रहे हैं। इसको ध्यान रखने वाली बात यह है कि 75 दिन के बाद यदि हमने खरीफ में फसल लगाई है तो निश्चित से 75 से 80 दिन के बाद जो दूध वाली अवस्था आती है उस समय इस भुट्टे को तोड़ के आपको अलग करना होगा। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि भुट्टा पका नहीं हो जाए, कड़ा नहीं हो जाए। जैसे दूध वाली अवस्था से आगे बढ़ेगी मक्का की अवस्था और दाने कड़े बनने की तरफ आएगी तो इसमें मीठापन कम हो जाता है। इसका मतलब 75 दिन से 80-85 दिन तक के इसमें से आप स्वीट कॉर्न निकाल सकते हैं, जो कि बाज़ार में जाएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा और आप इससे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं। परंतु इसमें एक गुणधर्म ये भी होता है कि जैसे मक्का पकने की तरफ बढ़ेगा इसमें शुगर या शर्करा कम होके और स्टार्च बढ़ने लगता है, इसलिए इसके तोड़ाई पर विशेष ध्यान दें। और यदि आप 1 या 2 मतलब क्रम के बाद में या फसल लेने के बाद में आपके दिमाग में ये बन जाएगा कि यही मतलब कटाई की अवस्था है और उसको ध्यान रखते तो हमको अच्छा पैसा स्वीट कॉर्न से ले सकते हैं। इसमें भी यही है, स्वीट कॉर्न निकालने के बाद जो हरा चारा बच जाता है, हरा पौधा बचा होता है, इसको आप निश्चित रूप से हरे चारे के लिए उपयोग में लगा सकते हैं। तीसरी जो फसल की बात मैं कर रहा था वो लाही वाली मक्का, पॉपकॉर्न। वर्तमान में आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा से हमने जवाहर पॉप 11 नंबर 11 JM पॉप 11 ये किस्म विकसित की है और किसान भाइयों के लिए बीज के लिए उपलब्ध है। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि सामान्य मक्का या अनाज वाली मक्का, चारे वाली मक्का, ये सब मक्का के साथ साथ यदि आप पॉपकॉर्न या लाही वाली मक्का भी लेते हैं तो ये आपके बहुत फ़ायदे की होगी। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि यदि हम पॉपकॉर्न लगाते हैं तो इसका रेट हमको अच्छा मिलता है 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, क्योंकि अनाज वाली मक्का आपकी 14 रुपये 15 रुपये प्रति किलो जाएगा। तो निश्चित रूप से उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा और क्वालिटी, क्योंकि आजकल प्रचलन में लाही वाली मक्का खाने का बहुत चल पड़ा है, तो ऐसे में स्थानीय क्षेत्र में भी इसका मार्केट बनने लगा है।
तो लाही वाली यदि मक्का लगाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। 2-3 बात मैं और आप बताना चाह रहा था। एक तो अंतरण की, यदि आप शिशु मक्का लगाना चाहते हैं तो कतार का जो अंतर है वो 75 सेंटीमीटर, पौध से पौध का 10 सेंटीमीटर होगा। इसमें 1,11,000 के करीब पौधे आते हैं और आपको अधिकतम उत्पादन बेबीकॉर्न का मिलेगा। वही यदि आप स्वीटकॉर्न लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार का अंतर और 30 सेंटीमीटर पौध से पौध का। इसमें थोड़ा सा पौधा विरलन होगा, भुट्टा अच्छा बनेगा। इसमें करीब 30,000 के करीब प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर अपना भुट्टे आएंगे और इसमें भी आपको अधिक फ़ायदे की बात हो सकती है। रही बात पॉपकॉर्न की, तो आपको सामान्य जो मक्का लगाते हैं 75 सेंटीमीटर कतार से कतार और 20 सेंटीमीटर पौध से पौध, इस अंतर से लगाते हैं तो पॉपकॉर्न या लाही की मक्का हम उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में यदि आप बात करते हैं या फ़ोन से बात हो जाती है तो आप जब भी कोई प्रश्न कर सकते हैं और आपको और तकनीकी जानकारी हम आप तक प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, आशा करते हैं आज के अंक में दी गई जानकारियों से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। अगर आप कुछ और जानकारियाँ चाहें तो पत्र व्यवहार द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, घड़ी की सुइयों का इशारा है कि आपसे आज्ञा लेने का समय हो चला है। अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं खुशी सिंह अपने साथियों के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।